अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास ये फ्रेमवर्क होता है और तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से और साथ में माइक्रोफिलामेंट से। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। ये तीनों चीज़ें जो से मिलकर बनाती हैं साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन जो सा होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ होता है और बहुत सारी ऑर्गेनेलिस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है और साथ में सेलुलर कंपोनेंट्स को। सेलुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो सेल की पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम वन बाय वन अब इन तीनों के फंक्शंस पढ़ेंगे, इन तीनों के स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह का होता है? माइक्रोट्यूब्यूल एक तो हॉलो होता है, हॉलो यानी कि खोखला, अंदर से खाली होता है। स्लेंडर होता है, स्लेंडर का मतलब होता है थिन। उसके बाद सिलेंड्रिकल होता है और इस ये अभी इन्होंने कहा ये स्पाइरल सब यूनिट्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमें पता है प्रोटीन टू टाइप्स की होती है, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो फिब्रस प्रोटीन होती है वो फाइबर की तरह होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्फेरिकल होती है। तो ये एक स्फेरिकल प्रोटीन से बनता है जिसका नाम क्या होता है? टर्बुलिन। टर्बुलिन के सब यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स आपस में कंबाइन होकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेलिस के अंदर और बाहर मूवमेंट जो है वो वेजिकल के जरिए होती है। और इन्होंने कहा क्रोमोसोम मूवमेंट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होते हैं। अब क्लास ये हमारे पास जो फाइबर्स आए हुए हैं यहाँ पे, ये सेल डिवीजन हो रही है, इसके अंदर जो फाइबर्स हैं हमारे पास, ये फाइबर्स हैं, ये क्या करें? क्रोमोसोम को सेपरेट करें। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ वेरियस सेल। वेरियस सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है डिफरेंट चीज़ों की, वो भी किसके जरिए होती है? ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ वेजिकल। वेजिकल जैसे क्लास हम लोगों ने पीछे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, जैसे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में वेजिकल बनता है और अंदर और बाहर मूवमेंट होती है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो मूव कर रहा होता है लॉन्ग नर्व प्रोसेस के जरिए। ये नर्व सेल कौन से होते हैं? वो यानी कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मैसेज ट्रांसफर ये किसके जरिए करते हैं? कौन से फाइबर से? माइक्रोट्यूब्यूल से। इनके जो उनसे वो पाथवे बना होता है जिसके जरिए ये क्या कर रहे होते हैं? इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। नेक्स्ट है ये जो उनसे होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं शेप चेंज ऑफ सेल। सेल की जब शेप वगैरह चेंज करनी होती है तो ये उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सेल वॉल के बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो उनसा है, अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये बनते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर, यानी कि प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं। और लेकिन ये ग्रुप कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है यानी कि जो प्रोटीन फाइबर होंगे ये डिफरेंट काइंड के होंगे, यानी कि डिफरेंट किस्म की प्रोटीन आपस में अटैच हुई होगी। उन्होंने कहा ये सेल की टाइप पे डिपेंड करता है, यानी कि एक सेल है उसकी टाइप डिफरेंट है, एक दूसरी टाइप का सेल है, तो प्रोटीन भी दोनों के अंदर डिफरेंट होगी। नेक्स्ट इसके फंक्शन देख लेते हैं। नंबर वन, ये सेल की शेप मेंटेन करता है। नंबर टू, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलिस एंड मैकेनिकल एक्टिविटी इन साइटोप्लाज्म। अब ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेली का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो फाइबर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो उनसे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, इस वजह से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। और दूसरा, उन कंपार्टमेंट की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मैकेनिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी मखसूस जगह पे हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट हमारे पास क्या होते हैं? ये सॉलिड स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि एक फाइबर की तरह बनी होती हैं, थ्रेड की तरह, एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन मसल सेल बना रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये प्रोटीन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। उन्होंने कहा ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन मसल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने सारा मसल सेल्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि नॉन मसल सेल्स में भी हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास नॉन मस्कुलर सेल के अंदर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर। बहुत सारे सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेल्प कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर सेल के स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शंस के लिए ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम्स बनाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जैसे मसल्स के सेल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, एमोइबॉइड मूवमेंट इन सम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर एमोइबॉइड की मूवमेंट, और सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट। सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट क्या होती है? अभी सीलिया और फ्लैजिला की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। दोनों क्या होते हैं? एलोंगेटेड अपेंडिजेस होते हैं। अपेंडिजेस उसको कहते हैं जो बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हो। ये एलोंगेटेड अपेंडिजेस हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल बाय विच मैनी यूनिसेल्युलर मूव। बहुत सारे यूनिसेल्युलर जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है वो उसके जरिए मूव कर सकते हैं। सीलिया और फ्लैजिला वो अपेंडिजेस हैं। अपेंडिजेस का मतलब होता है जो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जिसके जरिए यूनिसेल्युलर मूव कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या है, जो फ्लैजिला होता है वो हमारे पास 5 से लेकर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है,
दोनों मूवमेंट के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो फ्लैजिला होता है वो 5 से 20 टाइम्स लॉन्ग होता है सीलिया से। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पे, लेकिन दोनों डिफरेंटली मूव करते हैं। डिफरेंटली क्यों मूव करते हैं? अब इन्होंने कहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन मूवमेंट डिफरेंट करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर किस तरह सेम होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंडर होते हैं। ये एक सिलेंडर की हमारे पास ये फ्लैजिला और सीलिया है, इस सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर सिलेंडर है अभी। और इसके ऊपर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है? इन्होंने कहा है कि इनके दरमियान में जो एरिया होता है, ये सारा ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, इनके दरमियान वाले एरिया को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इन्होंने कहा मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सोनीम प्रेजेंट होते हैं, एक्सोनीम या फिर एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने कहा ये जो फिलामेंट होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ये अंदर इसके प्रेजेंट है, एक पेयर, दो पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो हमारे पास 9 पेयर जो से हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सियल फिलामेंट के, वो अब माइक्रोट्यूब्यूल के। अब हमारे पास एक्सियल फिलामेंट के अंदर, ये एक्सियल फिलामेंट है, उसके अंदर 9 पेयर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और उन्होंने कहा ये किसके गिर्द अरेंज हुए होते हैं? 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल के, यानी कि मिड में हमारे पास 2 सेंट्रल ट्यूब्स हैं जिसके गिर्द ये जो से 9 है वो अरेंज हुए हुए हैं। अब क्योंकि बाहर हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, अंदर 2 हमारे पास होती हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल, इस वजह से हम इसको बोलते हैं 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हम इसको कहते हैं। अब इन्होंने कहा है इसके अंदर पेयर ऑफ D9 ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे D9 आर्म्स हैं, इन दो को हम लोग कहते हैं, ये दो जो सी होती हैं, यानी कि ये दो जो पेयर्स होते हैं, इन दोनों पेयर्स को हम आपस में क्या कहते हैं? D9 ट्यूब्यूल्स। इन्होंने कहा ये जो D9 ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने कहा जब भी फ्लैजिला या फिर सीलिया ने मूव करना होता है तो क्या करते हैं? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अपनी जगह पे रहकर स्लाइड करने लग जाती हैं, और जो सा हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला है वो आगे मूव करता है। अब इन्होंने कहा है कि साइटोप्लाज्म में बेस के ऊपर हम इसकी बेसल बॉडी की बात करेंगे। इन्होंने कहा सीलिया और फ्लैजिला के बेस को सिलेंड्रिकल होता है, छोटा सा प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। इन्होंने कहा ये दो चीज़ें बनती है, नंबर 1 एक तो ये बनती है माइक्रोट्यूब्यूल से मिलते हैं, नंबर 2 ये किससे मिलके बनते हैं? इन्होंने कहा कि इसके नंबर 2 ये ऐसे स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं जो सेंट्रियोल से मिलता जुलता है। अब इन्होंने कहा जो बेसल बॉडी होती है वो क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास जो सीलिया का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इनकी ग्रोथ को कौन चेक एंड बैलेंस रखता है? बेसल बॉडी जो सी है वो ग्रोथ करवाती है। अब इन्होंने कहा माइक्रोट्यूब्यूल इन द बेसल बॉडी फॉर्म 9+0 पैटर्न। अब इन्होंने कहा ये जो बेसल बॉडी होती है इनकी 9+0 पैटर्न होता है, यानी कि अगर हम ये काउंट करें तो ये 9 है नंबर में और सेंटर में कुछ भी नहीं, इस वजह से हम इसको कहते हैं 9+0 पैटर्न। अब इन्होंने कहा इसको हम लोग, ये हमारे पास 9 सेट ऑफ 3 विद नॉन इन द मिडल, यानी कि ये हमारे पास 9 सेट होते हैं और एक सेट के अंदर हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और मिडल में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया सेंट्रियोल का और साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब इन्होंने कहा है ऑर्गेनाइज सेल्स के अंदर हमारे पास स्पेशल नॉन मेम्ब्रेनस रीजन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। यानी कि सेंट्रियोल हमारे पास क्या होते हैं? इन्होंने कहा है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास, अब इन्होंने कहा ये क्या होता है? ये डेंस मटेरियल से मिलके बना होता है। अब इसमें होता क्या? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। उन्होंने कहा हमेशा ये जो जैसे सेल डिवीजन में सबने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा हुआ है, उसमें हमारे पास होता क्या? जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तो इन्होंने कहा ये क्या करते हैं? गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो उनसे वो राइज होते हैं विच डिफर फंक्शन इन साइटोस्केलेटन। अब इन्होंने कहा साइटोस्केलेटन के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते थे हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं? उन माइक्रोट्यूब्यूल का साइटोस्केलेटन के अंदर फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। अब इन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है सेंट्रियोल का। नंबर 1 ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। इन्होंने कहा जब सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल पहले डुप्लीकेट होता है, अपोजिट पोल पे मूव करता है और फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करवाता है। नंबर 2 हेल्प टू ओरिजिनेट साइटोस्केलेटन, हेल्प टू ऑर्गेनाइज साइटोस्केलेटन को ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस सैक होता है, यानी कि इस पर क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इन्होंने कहा है डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड हैव डिफरेंट फंक्शन। उन्होंने कहा हर सेल के अंदर इसकी शेप और साइज डिफरेंट होता है और फंक्शन भी इसका डिफरेंट होता है। अब फंक्शन जो
हमारे पास यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, इन्होंने कहा प्रोटोजोआ और स्पॉन्जिस के अंदर इसका फंक्शन जो सा है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं। उन्होंने कहा डेट एंटर वाटर एंड पंप इट आउट टू मेंटेन ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा तो ताकि, क्योंकि जब स्पॉन्जिस को पानी की ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही वो फैलेंगे पानी उनके अंदर आ जाएगा, और जब जैसे ही पानी उन्होंने ऑक्सीजन उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एंटर कर लेंगे, वापस रिलैक्स करेंगे, पानी बाहर निकल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करते हैं, एज अ पंप काम कर रहे होते हैं, जिसमें पानी जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है और फिर बाहर जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वैक्यूल का सेकंड यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है, इन्होंने कहा ये एज अ फूड स्टोरेज भी काम आ रहा होता है, यानी कि हम इसमें फूड भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डीएनए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर यूकैरियोटिक। अभी इन्होंने कहा यूकैरियोटिक सेल के अंदर इन्होंने कहा सब कुछ कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके दो मेन फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि क्रोमाटिन मटेरियल सारा क्रोमोसोम्स जीन्स न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है सेल डिवीजन के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड यूज़ हमारे पास है न्यूक्लियस एक साइट होती है जहाँ पे डिफरेंट सेल के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन्होंने कहा है ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए से आरएनए के अंदर ट्रांसफर होता है। उन्होंने कहा है फ्रॉम वहाँ से क्या होता है, आरएनए क्या करता है, राइबोसोम के पास, मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम के पास लेके जाता है इन्फॉर्मेशन। आगे से राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री होता है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन क्योंकि क्या होते हैं, फिर प्रोटीन से एंजाइम भी बनते हैं जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्लास हमारे पास ये सेल है, बाहर इसके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग इकट्ठा बोलें तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो सेव हुआ होता है। क्रोमाटिन मटेरियल को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट रखने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर से डीएनए तो बाहर नहीं जाता, लेकिन क्या होता है हमारे पास आरएनए जो सा इन्फॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियर पोर से बाहर जाता है और फिर वो राइबोसोम के जरिए प्रोटीन बनाता है। ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम। जब हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, यानी कि सेल अभी डिवाइड नहीं शुरू हुआ, माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रही, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है, जो कि विजिबल भी नहीं होता इतना ज़्यादा। वो दो चीज़ों से बनता है, डीएनए से और प्रोटीन से। लेकिन जब सेल डिवीजन उसकी शुरू होती है, वो जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो कॉइलिंग अपने अंदर शुरू कर देता है और थिक मैस बना देता है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने कहा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, यानी कि पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन आती है और इस सेगमेंट ऑफ डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स बोलते हैं। अब पहले हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था जो कि बिल्कुल भी थिक नहीं था, विजिबल नहीं था। बाद में क्या हुआ, जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होगी ये थिक मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और ये किसके अंदर होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जिस राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन, राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री होती है। हमारे पास जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम फैक्ट्री हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियोलस इस्तेमाल करता है और आगे से क्या चीज़ सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम में सिंथेसाइज करता है, और उनको बनाने के बाद ये क्या करता रहता है, अपने ही पास असेंबल करता रहता है, यानी कि जोड़ता रहता है। अब जब भी सेल को ज़रूरत होगी तो वो क्या करता है, राइबोसोम जो सा होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोर के जरिए राइबोसोम बाहर जाएंगे और बाकी जो उनसे सेल को जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियोपोर जो उनसे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सबके अंदर। न्यूक्लियोपोर डिवाइडिंग सेल के अंदर और नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। अब जो डिफ्रेंशिएट हुआ सेल होता है, यानी कि जो अडल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि जिसमें डिवाइडिंग स्टेज नहीं होती, डिवाइड नहीं हो रहा था, जैसे हम कोई ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स ले लेते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 से लेके 3 तक न्यूक्लियोलस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो हमारे पास डिवाइडिंग सेल होते हैं, यानी कि जैसे स्पर्म हो गया, एग हो गया, जिसमें क्या होना होता है, अनडिफ्रेंशिएट सेल होते हैं, यानी कि अभी इन्होंने इनकी ग्रोथ अभी आगे कंटिन्यू होगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस 1000 तक होते हैं पर सेल।
अब क्लास हम लोगों ने स्टडी करना है एपिथेलियल टिश्यू को। टिश्यूज़ कब बनते हैं? जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिश्यूज़ में होता क्या है, हमारे पास एक कंसिस्ट ऑफ न्यूली शीट ऑफ सेल्स, हमारे पास बहुत सारे सेल्स से बनी हुई शीट आती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, जो हमारे पास सेल्स की शीट होती है उसको अंडरलाइन वाली शीट से क्या दोनों को सेपरेट किया होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। अब इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं। अब क्लास सबसे पहले ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने में जैसे किडनी में, एक्सक्रीशन यानी कि जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करते हैं, प्रोटेक्शन में जैसे स्किन प्रोटेक्ट करती है, सेंसिटिव रिसेप्टर जैसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के अंदर, वो क्या करते हैं फॉरन सेंस करके हमारे ब्रेन को टेस्ट जो सा है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो ये सारे जो से टिश्यूज़ काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप की बेसिस पे एपिथेलियम जो से हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट। अब इन्होंने कहा ये या डिफरेंट सिंपल जो टिश्यू होता है या उसके अंदर एक लेयर होती है सेल की, या फिर वो क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है 2 और मोर लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने कहा या ये फ्लैट होंगे, क्यूब शेप के होंगे, कॉलम लाइक होंगे, उसके बाद पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड होंगे, सिलिएटेड कॉलम बने होंगे, या फिर एपिथेलियम होंगे। इन सबको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले द सेल ऑफ पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सेल्स आ जाते हैं हमारे पास। अब क्लास ये हमारे पास पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है। इसको क्लास हम लोग इस वजह से स्ट्रेटिफाइड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें नज़र आ रही है एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है। सिलिएटेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। ये हमारे पास सीलिया की लेयर है। अब क्लास ये यहाँ पे ये कह रहे हैं ये वैसे स्ट्रेटिफाइड लगती है, यानी कि इसमें डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होंगी, लेकिन इसमें डिफरेंट लेयर नहीं प्रेजेंट होती। इस वजह से डिफरेंट लेयर नहीं प्रेजेंट होती क्योंकि इसके अंदर हमें इस वजह से देखने से इसकी ये स्ट्रेटिफाइड लग रही होती है क्योंकि न्यूक्लियस जो सा होता है वो सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर उन्होंने लाइन अप हुए होते हैं। वैसे जो सी लेयर होती है ये सारी एक ही लेयर है, लेकिन न्यूक्लियस ने क्या किया एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर ही जमा होना शुरू कर दिया इस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से इसकी डिफरेंट लेयर्स हमें नजर आती हैं। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा है नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। उन्होंने कहा एपिथेलियम टिश्यू से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें होता क्या डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं ये वाले टिश्यू। इनके अंदर फाइबर्स होते हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर अटैच हुए होते हैं उनके साथ। और इन्होंने कहा इनकी कंसिस्टेंसी देखी जाए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इनकी जो हमारे पास कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कौन से मटीरियल से मिल के बने हुए हैं। तो ये लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड के बने होंगे या सॉलिड के बने होंगे। अब इन्होंने कहा नेचर डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ। अब इन्होंने कहा जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे कनेक्टिव टिश्यूज के हिसाब से इनके फंक्शन जो से हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप्स बताई हुई हैं कनेक्टिव टिश्यू की। नंबर 1 है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को। अब ये क्लास हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से बने होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है इनके अंदर जो हमें थिक जो डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, बाकी फाइबर से जो सा थोड़ा एम्बेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा ये प्रोटीन कोलेगिन है। प्रोटीन कोलेगिन इन फाइबर्स के अंदर जो है वो इंटरवुलन हुई होती है। इंटरवुलन का मतलब होता है यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड हुई होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है। अब क्लास प्रोटीन कोलेगिन जो इसके अंदर लगी हुई है इसकी वजह से क्या होता है ये वाले जो से हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक नेचर के होते हैं। इस वजह से हम इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अब इनके अंदर क्या होता है, इन्होंने कहा इनके अंदर ये किससे बने होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का मतलब होता है धागे होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं, पैक हो जाते हैं और ये पैरेलल अरेंज होते हैं। पैरेलल अरेंज होकर एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी कि धागे बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है लिगामेंट और साथ में टेंडोन, वो भी इसी तरह होते हैं। अब लिगामेंट और टेंडोन क्या होता है। अब क्लास लिगामेंट और टेंडोन क्या होता है। लिगामेंट हमारे पास होता है जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है उसको लिगामेंट कहते हैं। जो मसल को, ये मसल है हमारे पास और ये हमारे पास बोन है, मसल को बोन के साथ अटैच करता है उसको हम लोग टेंडोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एडिपोज टिश्यू आ जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ये लार्ज सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं लिपिड को स्टोर करते हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे अगर लिपिड ये जो से सेल्स हैं ये अकोमुलेट होते रहते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको फैट बोलते हैं। कार्टिलेज की बात है, कार्टिलेज का सबको पता है। इन्होंने कहा कार्टिलेज हार्ड येट फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इन्होंने कहा ये क्या करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा आउटर ईयर होता है।
उन्होंने कहा दे फॉर्म एंटायर स्केलेटन ऑफ कुछ एनिमल्स के अंदर ये पूरा का पूरा स्केलेटन बनाता है, जैसे शार्क के अंदर और रेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास शुरू हो जाता है ब्लड क्या होता है? ब्लड वो होता है, ब्लड इन्होंने कहा है कि सारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड क्या करता है? ब्लड प्रोवाइड वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी को डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसल सेल। मसल सेल क्योंकि मसल्स हैं, ये क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों मूवमेंट किस तरह प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी होती है। उन्होंने कहा 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है? उन्हें कहा नर्वस सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नर्वस टिश्यू यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स के जरिए। अब जैसे ब्रेन ने पूरी बॉडी को मैसेज ट्रांसफर करना हो, जैसे हमारा हाथ जल रहा होता है, हम फ़ौरन उसको पीछे करते हैं, किसके जरिए? न्यूरॉन के जरिए, क्योंकि ब्रेन हाथ को मैसेज फ़ौरन ट्रांसफर करता है विद इन सेकेंड्स के तुम अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लो। तो वो किसके जरिए मैसेज ट्रांसफर करता है? उस मैसेज को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। उन्होंने कहा इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स, यानी कि वो जो इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, बल्कि जो इम्पल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट जो उनसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं नर्वस टिश्यूज़ को, वो हमारे पास होते हैं न्यूरोजलिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने क्या? प्रोवाइड शील्ड, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एजिस पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग्स पे होता है, कॉर्नर्स पे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? पेरिफेरल सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन हमारे पास होता है, उन्होंने कहा एनिमल की बॉडी के अंदर फंक्शनल यूनिट जो काम कर रहा होता है वो ऑर्गन होता है। उन्होंने कहा ऑर्गन कब बनते हैं? जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल बनता है। अब इन्होंने कहा ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जैसे नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारे ब्रेन का सिस्टम, वो पूरी बॉडी के अंदर इंपल्स सेंड करता है, वो पूरा ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड का सिस्टम, वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है, जैसे आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन के जरिए। उन्होंने कहा पूरे और सारे एनिमल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी वो कहाँ से हासिल करता है? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन जब कर रहे होते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कौन कर रहा होता है? एंजाइम कर रहा होता है। उसके बाद इन्होंने कहा फ्यूल देयर मेटाबॉलिज्म। उन्होंने कहा जब एंजाइम केमिकल रिएक्शन करके न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है तो जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी की फॉर्म में बॉडी स्टोर कर लेती है। आगे क्लास हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास आ जाता है सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन को, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किस तरह करता है। ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट बिकॉज, अब उन्होंने क्या, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो उनसे होता है वो एंसेस्टर जो उनसे होते हैं। ऑर्गेनिज्म अभी इस वजह से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं हर स्पीशी के, क्योंकि उसके एंसेस्टर ने उसको आगे रिप्रोड्यूस किया, यानी कि अब वो डिसेंडेंट है और उनके एंसेस्टर्स ने उनको रिप्रोड्यूस किया इन प्रोड्यूसिंग प्रोजेंसी। उन्होंने कहा और प्रोड्यूस की आगे प्रोजेंसी कहते हैं ऑफ स्प्रिंग को। अब उन्होंने कहा कि उसके एंसेस्टर अब उन्होंने कहा क्योंकि इसके जो एंसेस्टर ने आगे इसकी न्यू प्रोजेंसी यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाए, जिसे हम लोग अभी डिसेंडेंट कहते हैं, इसी की वजह से अभी डेवलप कर रहा है, सर्वाइव कर चुका है और फर्दर आगे रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन क्या होती है? सिंगल सेल जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपने ही जैसा एक न्यू रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है और स्पर्म्स और एग बनते हैं, और स्पर्म्स और एग के जरिए ही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। जेनेटिक्स हमारे पास क्या होती है? स्टडी ऑफ न्यू बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक्स हम कहते हैं ऑफ पेरेंट्स से जब ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र होता है, जिस तरीके से ट्रांसफ़र होता है उस स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इन्होंने कहा सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है कि ऑफस्प्रिंग के जैसे डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ट्रेड्स जो से हैं, ट्रेड्स कहते हैं, जैसे उसका हेयर कलर हो गया, उसकी हाइट होगी, उसका आई कलर हो गया, वो किस तरह के बनेंगे? वो डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए एक काइंड ऑफ प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं कि आई कलर किस तरह का होगा, हेयर कलर किस तरह का होगा, और जो हमारे पास एंजाइम होंगे वो किस केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हमारे पास मेंडल था। मेंडल ने क्या स्टडी किया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस तरह ट्रांसफर करता है, यानी कि कौन कौन से जो से ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ये किसने स्टडी किया था? मेंडल ने सबसे पहले स्टडी किया था। सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है,
ये जेनेटिक मटेरियल फिर आगे जो है वो सेल के अंदर फर्दर ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन इससे पहले जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उसकी जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि क्रोमाटिन मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि विजिबल नहीं होता बिल्कुल भी। बाद में क्या होता है, ये डेंस होने लगता है और फिर विजिबल होता है जब सेल ने डिवाइड करना होता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है जिसके जरिए एक ट्रेड दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। एक ट्रेड ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है उसे जीन्स बोलते हैं। उन्होंने कहा क्रोमाटिन मटेरियल जो है दो चीज़ों से बनता है, नंबर 1 डीएनए से, नंबर 2 हिस्टोन प्रोटीन से। अब हिस्टोन प्रोटीन जो सा होता है वो हमारे पास 5 टाइप्स की होती है। अब इन्होंने कहा इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास प्रोटीन होती है वो कोर पार्टिकल होता है, जिसके इर्द गिर्द जो हमारे पास डीएनए है वो क्या होता है, रैप हुआ होता है। अब सेंटर में कोर पार्टिकल को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो सा डीएनए है वो रैप हुआ होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ प्रोटीन होती है, क्योंकि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो फिफ्थ प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ये जो लिंकर प्रोटीन होती है ये क्या करती है, खुद स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड नहीं होती, ये पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर नहीं जुड़ती, बल्कि क्या करती है, ये डीएनए के अंदर ये प्रोटीन के जो कोर आ रहे होते हैं उनके अंदर इसका काम सिर्फ इतना होता है, दोनों को लिंक करना, दोनों को अटैच करना। यानी कि ये क्या करती है, जो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर डीएनए कॉइल को कॉइल करती जाती है और ये हमारे पास यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनाती जाती है। ये हिस्टोन प्रोटीन बन रही है, ये डीएनए आ रहा है और कोर पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं। इन दोनों को आपस में कौन करता है, लिंकर प्रोटीन कॉइल करेगा और ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसोम बना रही है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर फोल्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर फोल्डिंग स्टार्ट होने के बाद एडिशनल प्रोटीन ऐड होगी और हमारे पास किस में ये चेंज हो जाएंगे, हमारे पास ये फाइबर जो से ये क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाएंगे। यहाँ ऊपर हमारे पास क्रोमोसोम में चेंज हो गए। ये स्ट्रक्चर सब क्लास ने ड्रॉ करना है। अब उन्होंने कहा जो सारे क्रोमाटिन और नॉट एक्टिव, जो हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सारा क्रोमाटिन मटेरियल होता है, वो कभी भी एक्टिव नहीं होता। एक्टिव ड्यूरिंग अडोलिसेंस, ये उन्होंने कहा तब एक्टिव होता है जब, ज़्यादातर के अंदर तब एक्टिव होता है जब अडोलिसेंस शुरू होती है। अब अडोलिसेंस हमारे पास क्या होता है, जब जो सा चाइल्ड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है अडल्ट के अंदर। जैसे अगर हम लोग मैन की बात करें तो उनकी थोड़ी हल्की हल्की बेयर्ड आना शुरू होती है, आवाज़ थोड़ी हैवी होना शुरू होती है, तो ये होती है अडोलिसेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास हेट्रोक्रोमाटिन और साथ में यूक्रोमाटिन रीजन की डेफिनेशन है। उनका इंटायर पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्योंकि फंक्शनल नहीं होता, जो इनएक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम का वो डार्क कलर का होता है और वो बाइंड करता है किसके साथ बाइंड करता है, जो एक्टिव पोर्शन होता है उसके साथ उसने बाइंड किया होता है। अपस्टेनिंग प्रोसेस के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो हेट्रोक्रोमाटिन रीजन है और कौन सा यूक्रोमाटिन रीजन है। अब स्टेनिंग प्रोसेस के जरिए हमें पता चला था कि जो हेट्रोक्रोमाटिन रीजन है वो डार्क पोर्शन है और जो वो अटैच होता है लाइटर पोर्शन के साथ, जो कि एक्टिव पोर्शन होता है, जो उसको हम लोग यूक्रोमाटिन कहते हैं। जो एक्टिव पोर्शन होता है वो यूक्रोमाटिन होता है और जो इनएक्टिव रीजन होता है वो हमारे पास हेट्रोक्रोमाटिन रीजन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम और साथ में ऑटोसोम्स की। अब 1900 में सबसे पहले अटेंशन जो है वो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर गई थी कि जो क्या करते हैं, जो किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर मेलनेस या फिर फीमेलनेस डिटर्मिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगी। इसके लिए सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो इंसेक्ट एक था जिसको हम कहते हैं प्रोटीन और इंसेक्ट था, उसको स्टडी किया गया था। उसके मेल और फीमेल के क्रोमोसोम स्टडी किए गए थे। तो मेल के अंदर जो उनसे थे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और जो फीमेल थी उसके अंदर डार्कली स्टेन्ड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। यानी कि दोनों के अंदर डार्कली स्टेन्ड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, लेकिन फीमेल के अंदर 2 थे जबकि मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम था। तो इसको हम लोग ओ एक्स लिखते हैं, ओ एक्स 0x इस वजह से लिखते हैं। 0 का मतलब होता है यानी कि दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट था और इसके अंदर एक्स होता है। तो ये जब क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन करती है तो एग के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम देती है। जबकि ये क्या करता है, ये एग के अंदर जो है वो दो तरह के स्पर्म होंगे। 50% स्पर्म के पास सिर्फ एक एक्स था और 50% जो उनसे थे वो एम्प्टी थे, यानी कि उनके अंदर एक्स नहीं था। तो वो 50% जिनके पास एक्स था वो जब एग को फर्टिलाइज करते थे तो वो फीमेल थी, जबकि जो जिनके पास एक्स नहीं था वो जब वो एग को फर्टिलाइज करते थे तो वो मेल था। तो यहाँ से इनको पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर मेल या फीमेल इन दोनों में से हम लोग जब क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो क्रोमोसोम जो मेल के अंदर डिफरेंट होता है फ्रॉम फीमेल, वो क्या करता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करता है और इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और बिल्कुल भी सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। यानी कि एक्स और वाई के अलावा बाकी जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के अंदर एक्स और वाई सिस्टम होता है। एक्स और वाई सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे पास मेल होता है उसके अंदर एक्स और वाई होता है, और जो फीमेल होती है एक्स एक्स होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम होता है वो वाई होता है, जो कि मेल के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बर्ड्स के पास जेड वाई सिस्टम होता है। इसमें फीमेल जो सी होती है वो होती है जेड डब्ल्यू होता है। सॉरी, बर्ड्स के अंदर जेड डब्ल्यू सिस्टम होता है, फीमेल की यहाँ पे हमारे पास होती है जेड डब्ल्यू। अब इन्होंने कहा है कि तीनों कोई भी सिस्टम हो, सबके अंदर जो हमारे पास रेशियो आती है मेल और फीमेल ऑफ स्प्रिंग की, वो 50-50% होती है। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन की बात करते हैं उसके अंदर एक्स वाई होता है, वो एक्स की स्पर्म होते हैं या फिर वाई स्पर्म होते हैं, और फीमेल सिर्फ एक्स का एग जो सा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक्स एक्स और एक्स वाई यानी कि एक मेल और एक फीमेल, यानी कि 50-50% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उन्होंने कहा हर सब स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके अंदर कॉन्स्टेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो हमेशा 46 ही रहते हैं। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे पास जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ 6 होते हैं। अब इन्होंने कहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर अब एक सेट क्रोमोसोम के n कहते हैं। अगर 2n, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे 2n यानी कि एक n की वैल्यू होती है 23, क्योंकि 2 सेट हैं तो 23 + 23 46 हो गया। इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, किसी के अंदर एक सेट सिर्फ क्रोमोसोम का होता है, यानी कि n 23 क्रोमोसोम, उसे हैप्लॉयड कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, जैसे बीटल, बग्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए, उनके अंदर 2 सेट से भी ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट्स प्रेजेंट होते हैं। उनको हम लोग पोलीप्लॉइड ही कहते हैं। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड और पोलीप्लॉइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर 2 डिवीजन होती है, एक माइटोसिस और एक हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस। माइटोटिक डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होती है, और जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। उन्होंने कहा कि सेल साइकिल सबसे पहले देखते हैं। सेल साइकिल क्या होता है, ए सेल इज प्रोड्यूस एंड कंप्लीट इट्स माइटोसिस। एक सेल जब प्रोड्यूस होता है और जब वो दोबारा अपनी माइटोसिस को कंप्लीट कर लेता है, उसको हम वो उस टाइम पीरियड को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अब सबसे पहले इंटरफेज आ जाता है। इंटरफेज माइटोटिक फेज के अंदर ही इंटरफेज आता है, और फिर एम फेज आता है, और फिर हमारे पास जो है साइटोकाइनेसिस शुरू होगी। सबसे पहले इंटरफेज देखते हैं। इंटरफेज के अंदर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज के अंदर गैप फेज, या फिर अब G1 फेज के अंदर क्या होता है, अर्ली ग्रोथ ऑफ सेल शुरू होती है, अभी अर्ली ग्रोथ है। नेक्स्ट एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, और इसके अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है। G3 फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये न्यू सेल्स जो से हैं वो सेल्स के अंदर डिवीजन शुरू होती है। रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेलिज जो सी हैं उनकी रेप्लिकेशन शुरू होती है। सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। उसके बाद है क्रोमोसोम डेट मेकअप। क्रोमोसोम जो उनसे होते हैं वो कंडेंस होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और साथ में माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनको गैप क्यों कहा गया, G1 फेज, G2 फेज, यानी कि इनका नाम गैप भी है। गैप इनको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्रोसेस जो है बिल्कुल इससे पहले आना चाहिए था, यानी कि G1 फेज और फिर आना चाहिए था G2 फेज। लेकिन इनके मिड में क्या हो गया, एक सेंट्रल पोर्शन आ गया। इस सेंट्रल पोर्शन की वजह से ये गैप आ गया, इस वजह से इसको क्या कहा है, गैप कहा गया। अब गैप तो इसको कहना चाहिए था, इन दोनों को तो कहना ही नहीं चाहिए था। अब इस वजह से एस फेज को गैप नहीं कहा गया, पहले इसको गैप कहना था, लेकिन इस वजह से गैप नहीं कहा गया क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, वो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है। अगर वो ना सिंथेसाइज हो तो सेल डिवीजन ही नहीं होगी। तो इस वजह से इसको गैप नहीं नाम दिया गया, बल्कि गैप इन दोनों को नाम दे दिया गया था, और इसको एस फेज का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरफेज खत्म होने के बाद एम फेज शुरू होता है, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज शुरू हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म शुरू हो जाती है। अब हम लोग सेल की जब डिवीजन स्टार्ट होती है, इंटरफेज सबसे पहले स्टार्ट होता है। G1 फेज भी हो गया हमारे पास, हम एस फेज से स्टार्ट करते हैं। एस फेज में क्या होता है, डीएनए ने सिंथेसिस करनी होती है। अब जब एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है तो कॉपी ऑफ डीएनए बनती है, जिसको किस प्रोसेस के जरिए, रेप्लिकेशन के जरिए। अब इन्होंने कहा है जो हमारे पास कॉपी ऑफ डीएनए बनती है, उन्होंने कहा रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि डीएनए को कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि जो डॉटर सेल्स हैं उन दोनों के पास इक्वल नंबर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, जितना जैसे कि पेरेंट्स के पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमाटिड्स क्या होती हैं। क्रोमाटिड्स होती है कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से क्या होता है, कॉपीज जो सी हैं वो क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोम है उसी की जो सी कॉपी है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। आगे क्या होता है, अटैच विद इट्स अदर
कॉपी और सिस्टम। तो ये क्या होता है, एस फेज के अंदर ही ये अपने दूसरी कॉपी के साथ अटैच होता है, ठीक है, अटैचमेंट होती है यानी कि दूसरी कॉपी के साथ या फिर दूसरी सिस्टर के साथ। ये दोनों आपस में सिस्टर्स होंगे और ये हमारे पास अटैच हो जाएंगे। और उन्होंने कहा इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये हमारे पास अब ये दोनों जो आपस में है ये हमारे पास क्या है, सिस्टर। ये दोनों आपस में नहीं होंगे, ये दोनों और ये दोनों आपस में होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। अब उन्होंने कहा पार्ट ऑफ अटैचमेंट वो पार्ट्स जहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों आकर यहाँ से इस साइड पे और ये यहाँ पे मिडल सेंटर वाली साइड पे जहाँ पे से दोनों अटैच होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो सा होता है, इन्होंने कहा ये डीएनए सीक्वेंस ऑफ 22 न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए से मिलके बनता है और इसके अंदर 220 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने कहा इन सब की जो क्रोमोसोम के अंदर है वो लोकेशन डिफरेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास G2 फेज होता है, वहाँ पे बाकी ऑर्गेनेलिस भी कॉपी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। ये हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज सेंटर्स, ये हमारे पास जो सेंट्रियोल है, ऑर्गेनेली है, ये क्या होंगे, रेप्लिकेट हो गए। अब ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पोल्स के ऊपर ट्रैवल करेंगे। अर्ली प्रोफेस, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफेस की 3 फेजेस आ रही हैं, अर्ली प्रोफेस, मिडल प्रोफेस और लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, अर्ली प्रोफेस में जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो गई है और जो क्रोमाटिड मटीरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारे पास जो दोनों सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल के अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे स्पिंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त इन दोनों को क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। एस्टर की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एस्टर बिल्कुल स्टार लाइक होते हैं और ये हमारी अभी हमें अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये एक स्टार लाइक अपीयरेंस है। अब एस्टर क्लास हमारे पास क्या होता है, एस्टर हमारे पास एक स्टार लाइक होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो उनसे होते हैं जब उसके अंदर से बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, माइटोसिस की अर्ली स्टेज पर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम, इस स्टेज को हम लोग, स्टार लाइक अपीयरेंस को हम लोग एस्टर बोलते हैं। मिडिल प्रोफेस भी है। मिडिल प्रोफेस के अंदर क्या हुआ है, क्रोमोसिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में अटैच हो गए हैं और लेट प्रोफेस में टोटली जो हमारे पास सेंट्रियोल है वो अपनी पोल्स की तरफ जो उनसे है वो मूव ऑन कर रहे हैं और जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टोटली डिसअपियर हो चुकी है। हमारे पास नेक्स्ट मेटाफेज है। मेटाफेज का सिर्फ एक ही यहाँ पे फेज प्रेजेंट है। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज प्लेट बनेगी या फिर हम इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट पे अटैच होंगे, अब क्रोमोसोम के अंदर एक पार्ट होता है जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे उसको काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू क्रोमोसोम टू अ प्रोटीन पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास काइनेटोकोर अटैच हुए, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होंगे। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ये आके अटैच हो गए। अब अर्ली फेज में क्या होता है, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ डिवाइड हो गए। लेट एनाफेज के अंदर ये टोटली डिवाइड हो जाएंगे, अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास टीलोफेज है। टीलोफेज या फिर हमारे पास है साइटोकाइनेसिस, दोनों इन्होंने एक ही साथ कर दिए। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वो अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे और स्पिंडल फाइबर जो उनसे हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, जो क्लेवेज फरो हमारे पास आएगी। क्लेवेज फरो कहते हैं ये जो शेप बन रही है सेल के वॉल की जो सेपरेट हो रही है, इसको क्लेवेज फरो कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, लेट टीलोफेज के अंदर टोटली जो सी है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा प्रेजेंट हो गई है और सेंट्रियोल जो से हैं वो दोनों सेल्स के अंदर डिवाइड हो गए और जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा जो क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस अपीयर हो गया और 2 डॉटर सेल जो से हैं वो सेपरेट हो चुके हैं।